आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन बिजोलिया, अलवर, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी, मारवाड़, बेंगू। ये किसान आंदोलन क्यों हुए? तो चलिए शुरू करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन आखिर क्यों हुए थे, क्या ऐसे कारण थे जिनको लेकर किसानों ने आंदोलन करना ही उचित समझा था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। दोस्तों आज अपन शुरू करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। क्या शुरू करेंगे? राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन शुरू करने से पहले अपन ये जानते हैं कि राजस्थान के शासकों सामंतों के द्वारा ऐसी कौन सी प्रणालियां अपनाई गई थी जिनके माध्यम से वो नाना प्रकार के लागबाग लगान वगैरह जो वसूल करते थे, वह कौन सी ऐसी पद्धतियां थी, प्रणालियां थी। तो देखिए, राजस्थान का किसान दो प्रकार की भूमि जोतता था, खालसा और जागीर। खालसा होती थी सरकार या शासक के अधीन, जागीर भूमि होती थी जागीरदार, सामंत या ठिकानेदार, या वर्तमान में अगर ये पद होता तो अपन इसे ठेकेदार कह सकते थे, ये उनके अधीन होती थी। अब इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने का अलग अलग प्रणालियां थी या माध्यम जो थे वो अलग अलग थे। जैसे खालसा भूमि की क्या होती थी, नीलामी होती थी, बोली लगती थी। किसके द्वारा? शासक के द्वारा उस भूमि की, मतलब खालसा भूमि की क्या किया जाता था, नीलामी होती थी। और नीलामी के माध्यम से जो पैसे वाले शेर साहूकार होते थे उनके द्वारा छुड़वा ली जाती थी, फिर वह किसानों को जो है भूमि जोतने के लिए देते थे। माना जाता है कि जागीर भूमि के किसानों की बजाय खालसा भूमि के किसान अपने आप को सहज महसूस करते थे। कारण क्या थे कि इनमें एक तो जो लागबाग थी वह सीमित थी, दूसरी बात लागतों और बेगारों से लगभग मुक्त थे। तो ये किसान जो है खालसा भूमि के, जागीर भूमि के किसानों से अपने आप को थोड़ा जो है किस्मत वाले महसूस करते थे, ऐसा समझ सकते। जागीर भूमि में क्या होता था कि तीन प्रकार से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, लाटा, कुंता और बिगोड़ी। अब बताता हूं मैं कि लाटा, कुंता और बिगोड़ी क्या होता है। लाटा का मतलब होता था कि फसल कटने के बाद जो टैक्स लिया जाएगा वह क्या होता था, लाटा पद्धति। इसमें देखो, इसमें बताऊं गलत था ये भी एक तरह से। कैसे? इसमें क्या होता था कि फसल जब कटने योग्य हो जाती थी तो इसकी सूचना किसान अपने सामंत या जो ठिकानेदार जो होता था, जागीरदार जो होता था, उसके पास उसकी सूचना भेजता कि मेरी फसल कटने योग्य हो चुकी है और मैं फसल की कटाई करने जा रहा हूं। तो सामंत को किसान पर विश्वास नहीं होता था। वह समझता था कि अगर मैं वहां पे मौजूद नहीं रहा या मेरा कोई आदमी वहां पर मौजूद नहीं रहा तो किसान रेवेन्यू जो है मुझे प्रॉपर नहीं देगा, मतलब टैक्स की चोरी हो सकती है। तो वह क्या करता था, जब इसकी सूचना आ जाती थी उसके पास तो वह पटेल या पटवारी को किसान के खेत में भेजता था और उसी के सानिध्य में फसल की कटाई होती थी। और जब फसल कट छंट कर साफ हो जाती थी तो जो भी अधिकारी आता वह ठिकाने का हिस्से का लेकर चला जाया करता था। लेकिन ये अधिकारी लोग जो आते थे यहाँ पर, वह किसानों की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म तक करने का प्रयास किया करते थे। तो ये एक तरह से लाटा पद्धति किसानों के लिए दुखद थी। अब बात करते हैं कुंता पद्धति की। कुंता पद्धति में क्या होता था, फसल खड़ी है, कटाई नहीं हुई, अभी नहीं पता कि 5 बोरी होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, नहीं पता है, लेकिन फिर भी अनुमान के आधार पर कर निश्चित कर दिया जाता था कि 5 बोरी जो है कर देना पड़ेगा, 10 बोरी कर देना पड़ेगा। इस प्रकार से कर निश्चित कर दिया जाता था। ये एक तरह से बहुत ही बुरी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने की प्रणाली थी। मानो कि 5 बोरी उसने निश्चित कर दी और किसान के खेत में निपजती है मानो कि 8 बोरियां, तो सामंत को कितनी बोरी देनी पड़ेंगी? 5 देनी पड़ेंगी। किसान के पास कितनी बच गई? 3 बची। तो ऐसे में किसान का व्यापक शोषण होता था। तो ये भी एक पद्धति जो थी वह गलत थी। अब अपन बात करते हैं बिगोड़ी पद्धति की। बिगोड़ी पद्धति में या प्रणाली में क्या होता था, धातु मुद्रा के रूप में लिया जाने वाला कर क्या होता था, बिगोड़ी कर होता था। और यह केवल व्यापारिक फसलों पे लिया जाता था, जैसे कि अफीम, गन्ना, तंबाकू, कपास, इन पे लिया जाता था। तो ये जो माध्यम थे जिनके माध्यम से किसानों से राजस्थान के शासक और सामंत क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। और इसमें लगान घटाने और बढ़ाने का पूर्ण अधिकार भी सामंत के पास से था। मतलब शासक का इसमें हस्तक्षेप एक तरह से नगण्य था, कुछ भी नहीं था। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के किसानों की ऐसी कौन सी समस्याएं थी जिनको लेकर किसानों ने आंदोलन किया था। राजस्थान के शासकों और सामंतों का ब्रिटिश कंपनी पर निर्भर हो जाना पहला कारण। अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के शासकों और ब्रिटिश कंपनी के मध्य जब संधि हुई थी तो पहली संधि क्या रही कि जिस राज्य से संधि हो रही है उस राज्य पर यदि कोई बाह्य आक्रमण होता, मतलब दूसरा कोई भी शासक या कोई भी राज्य उस राज्य पर आक्रमण कर रहा है जिस राज्य से संधि हो रही है, तो पूर्णतः रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, जिम्मेदारी किसकी रहेगी? ब्रिटिश कंपनी की पहली शर्त थी। और इसमें साथ ही में यह भी थी कि यदि कोई आंतरिक विद्रोह होता है उस राज्य में जिस राज्य से संधि हो रही है,
उस राज्य में अगर कोई आंतरिक विद्रोह हो रहा है तो उसकी भी पूर्णतः जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? ब्रिटिश कंपनी के। मतलब शासक को अब किसी प्रकार की टेंशन नहीं रही, निश्चित हो गए। जबकि पहले क्या सिस्टम था? शासक सामंत पर और सामंत किसान पर निर्भर था, क्योंकि पहले इन राज्यों पर कोई बाह्य शासक आक्रमण करता था तो शासक को, जिस राज्य पर आक्रमण हो रहा था उस राज्य के शासक को सामंत की आवश्यकता होती थी कि सामंत चाकरी के रूप में किसान सेना को लेकर आएगा। अब सैनिक कौन होते थे? होते थे किसान। तो पहले मतलब कह सकते हैं कि मतलब के लिए इनके रिश्ते क्या थे? मधुर थे। लेकिन अब शासक को कोई मतलब नहीं है सामंत से, सामंत को अब कोई मतलब नहीं है किससे? किसान से। तो ऐसे में क्या हो गया? एक दूसरे के इनके जो प्रेम पूर्वक जो रिश्ते थे उनके अब जोड़ ढीले पड़ गए और ऐसे में किसानों का शोषण होना लाजमी बात था। कारण नंबर 2, राजस्थान के शासकों सामंतों की भू राजस्व प्राप्त करने की नीतियां अभी किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी थी। देखो इसमें क्या होता था, कौन सी नीतियां? लगान, लागबाग और बेट वेगार। समझो इसे। लगान क्या होता था? ये वार्षिक खिराज होता था एक तरह से, मतलब कुल उपज का क्या होता था? 50% या 1/2, 1/3 या 50% कह सकते हैं, 40% कह सकते हैं। इसके बाद किसानों से लागबाग भी ली जाती थी, जिनको अपन कर भी बोलते हैं। तो ये क्या होते थे मूल रूप से? मध्यकालीन इतिहास में पैसे का प्रचलन बहुत कम था। तो ऐसे में क्या होता था, मतलब जो ठिकाने में या रियासतों में जो लोग काम करते थे, जो पदाधिकारी होते थे, उनके नाम पर किसानों से लागबाग वसूले जाती थी, कर वसूले जाते थे। जैसे कि पटेल, पटवारी, कामदार, छड़ीदार, फौजदार, दीवान, गांव बलई, ढोली, चारण, नाई, इनके नाम पर किसानों से लागबाग ली जाती थी, लगान वगैरह कर वगैरह वसूले जाते थे। जैसे कि अपन बात करें कि जयपुर महाराजा ने सीकर या शेखावाटी में एक कर लगाया था, मोटर कार कर। जब वह पहली बार गाड़ी लेकर आए थे तो उन्होंने सीकर के किसानों पर मोटर कर के नाम से एक क्या लगा दिया? कर लगा दिया। बिजोलिया में क्या होता है? 1903 में किशन सिंह के द्वारा चंवरी कर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? चंवरी कर। फिर 1906 में वहां पे क्या लगाया गया? उत्तराधिकारी कर। तो मतलब ये कर होते थे, जिनको अपन लागबाग कहो चाहे कर कहो, एक ही बात है। अब अपन बात करते हैं बेट बेगार की। बेट बेगार का क्या मतलब होता था कि काम तो करवा लिया जाएगा भाई, आपसे काम करवाया जाएगा लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मतलब सीधे से शब्दों में कहूं तो अवैतनिक काम करवाना, फोकट में काम करवाना जी, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। कारण नंबर 3, कृषक मजदूर में भारी संख्या में वृद्धि होना। समझो वृद्धि कैसे हुई? ब्रिटिश कंपनी का भारत में आने का प्रमुख लक्ष्य क्या था? भारत में व्यापार को बढ़ाना। भारत में व्यापार को बढ़ाना, कच्चा माल भारत से बाहर जाएगा, कच्चा माल भारत से बाहर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होके वापिस आएगा और वह यहाँ की जनता को बेचा जाएगा। तो मानो कि कच्चा माल भारत में है, मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होगी, मतलब माल को तैयार भी भारत में किया जा रहा है। मानो कि कपड़े के रेशे भारत में तैयार किए जा रहे हैं, कपड़ा भी भारत में बन रहा है। तो अब ब्रिटिश कंपनी इंग्लैंड से, जापान से, फ्रांस से, चीन से जो माल लेके आ रहे हैं, जो कपड़ा लेके आ रही है भारत में, कौन खरीदेगा उसे? तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया कि जिन राज्यों से उन्होंने संधियां कर रखी थी या जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन में जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनको क्या करवा दिया? विस्थापित करवाया। मतलब कुछ को तो बंद करवा दिया क्या, और कुछ को क्या किया? अपने अधीन कर लिया। ऐसे में यहाँ की जनता क्या हो गई? बेरोजगार हो गई, बेकार हो गई, जॉबलेस हो गई। तो अब 2 वक्त की रोटी तो कमानी पड़ेगी फिर भी। तो वह लोग जो इन छोटे छोटे उद्योग धंधों में जो काम कर रहे थे, जॉबलेस जब हो गए, काम नहीं मिला, तो वह 2 वक्त की रोटी की तलाश में किधर चले गए? खेतों की तरफ चले गए। तो वहां पर कृषक मजदूर में भारी संख्या में वृद्धि हुई। तो अब उन्हें भय नहीं रहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा तो वह छोड़ के चले जाएंगे। अब उन्हें भय नहीं था, क्योंकि अब तो चारों तरफ भूखमरी फैल चुकी थी। 2 वक्त की एवज में सुबह से शाम मेहनत मजदूरी करने के लिए किसान लोग जो है मजबूर हो चुके थे। कारण नंबर 4, कृषि उत्पादित मूल्यों में गिरावट या इजाफा, दोनों ही स्थितियों में किसान का क्या होता था? नुकसान होता था। किसान के लिए लाभकारी नहीं थी। कैसे नहीं था? मानो कि किसान से 1 बोरी क्या ली जा रही है? टैक्स लिया जा रहा है, भू राजस्व लिया जा रहा है, लगान लिया जा रहा है। 1 बोरी ली जा रही है और मानो कि 2000 की बिक रही है, और वह बोरी अगर किसी समय 1000 की बिकी तो सामंत बोलेगा तो 1000 की बिकी, 1 बोरी और दे, तब जाकर तेरा जो रेवेन्यू है पूरा होगा, तेरा लगान का पूरा होगा जब तू 2 बोरी देगा। मतलब किसान की बचत कम। गिरावट में क्या हुआ? किसान की बचत कम हो गई। अब मानो कि इजाफा, वह जो 2000 की बिक रही है अगर वह 5000 की बिकेगी तो किसान से क्या लिया जाएगा? 1 बोरी ली जाएगी। मतलब जिन्स के रूप में किसान से क्या लिया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा।
तो जो 3000 का जो फायदा होगा वह किसको होगा, सामंत या शासक को। तो दोनों स्थितियां किसान के लिए लाभकारी नहीं थी। बात करते हैं कारण नंबर 5। राजस्थान के शासकों और सामंतों का जो उदार एवं प्रेरक नजरिया जो था वह अब बदल गया। पहले क्या होता था किन के समय में, जैसे कि महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, हमीरदेव चौहान, रावल रतन सिंह, इनके समय में क्या होता था, किसान के घर में यदि बड़ा व्यय हुआ, जैसे कि लड़की की शादी की किसान ने, लड़के की शादी की, या कोई किसान के घर में मृत्युभोज हुआ या मतलब कोई मर गया, तो ऐसी स्थिति में ये शासक क्या कहते थे किसान को कि इस बार तुम्हारे घर में बड़ा व्यय हुआ है, बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, तो इस बार तुम्हारा जो कर है हम माफ करते हैं। उदार और प्रेरक नजरिया बदल गया। लेकिन अब उदार की तो कोई बात ही नहीं है, अब कुछ भी प्रेरक नजरिया नहीं है। वो जो कर गए वो सो कर गए, अब हम तो लगान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम तो लगान लेंगे, प्रेरक नजरिया बदल गया। ये थे सबसे बड़े कारण राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों को एक एक करके, जिनमें हर एक चीज को बड़ी बारीकी से बताया जाएगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हृदय के गहराई से आपका बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।